नमस्कार मित्रों जून 2023 में आपका नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था योग का, उसकी आंसर की आ गई है। आप लोग चेक भी कर रहे होंगे। तो उसमें फीडबैक के लिए टाइम दिया गया था आपका। तो उस फीडबैक में जिस जिस क्वेश्चन में हमें दिक्कत लगती है कि गलत आंसर दिया है, तो उसको हम वहाँ पर फीडबैक के रूप में दे सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। तो मेरे विचार से कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिन पे हम फीडबैक दे सकते हैं। जैसे घेरंड संहिता का क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा था कि घेरंड संहिता में वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई गई है। तो जो मूल टेक्स्ट है आपका घेरंड संहिता का, उस टेक्स्ट के अंदर वस्त्र धोती की लंबाई बताई ही नहीं है। और इन्होंने जो ऑप्शन स्वीकार किया आपको वो 19 to 25 किया है। और वैसे भी अगर आप देखो, बिहार स्कूल वाली जो बुक है उसकी एक्सप्लेनेशन में भी जो लंबाई दी है वो भी इससे मैच नहीं होती, 19 to 25 हाथ तक। तो ये गलत है पार्ट। इस पे आप फीडबैक दे सकते हैं, चैलेंज कर सकती है इस क्वेश्चन को। और वहाँ पे जो मूल टेक्स्ट है आपका घेरंड संहिता का, उसको आप वहाँ पर प्रमाण के रूप में दे सकते हैं कि घेरंड संहिता के मूल टेक्स्ट में कहीं पर भी वस्त्र धोती की लंबाई के बारे में नहीं बताया है। दूसरा क्वेश्चन आपका योग दर्शन से संबंधित है। तो योग दर्शन में असंप्रज्ञात समाधि के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपका पूछा है कि असंप्रज्ञात समाधि में विराम संबंधित है। तो विराम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत में, वो है रुक जाना या बंद हो जाना या निरोध हो जाना। इसको विराम बोलते हैं, मतलब अवसान हो जाना। तो यहाँ पे उन्होंने जो ऑप्शन स्वीकार किया है कि विराम आपका एक तो प्रत्यय का माना है उन्होंने, एक अभ्यास का माना है। लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं है उसमें। जैसे आपका जो सूत्र आता विराम प्रत्याभ्यास पूर्वो संस्कार शेषो अन्यः, तो संस्कृत की दृष्टि से विराम प्रत्यय, जो विराम शब्द है वो केवल प्रत्यय से जुड़ता है। लेकिन हो सकता है शायद उन्होंने संस्कृत की जानकारी का ध्यान न रखा हो और उन्हें लगा कि विराम के साथ में प्रत्यय भी लिखा हुआ है, अभ्यास भी लिखा हुआ है, तो विराम के साथ में दोनों को ही जोड़ दिया हो। तो ऐसा पार्ट नहीं है कि विराम मतलब रुक जाना। किसका रुक जाना? प्रत्यय का। प्रत्यय बोलते वृत्तियों को, ज्ञान को। तो जो प्रत्ययों का, वृत्तियों का जो विराम हो गया है, उस अवस्था के अभ्यास पूर्वक। तो अब जो अभ्यास जुड़ता है वो पूरे विराम प्रत्यय शब्द के साथ जुड़ता है, न कि विराम शब्द के साथ जुड़ता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, पता नहीं स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम देखें टेक्निकली दृष्टि से, तो विराम शब्द का जो संबंध है आपका संस्कृत व्याकरण या समास की दृष्टि से, वो प्रत्यय के साथ ही आपका होता है, अभ्यास के साथ उसका संबंध नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इस पर डाल सकते हैं, व्याख्या भी आप दे सकते हैं। अन्य जो टीकाकार है, जैसे महर्षि व्यास का भाष्य है, उसकी पंक्तियां आप दे सकते हैं, या जो अन्य व्याख्याकार उनकी पंक्तियां दे सकते हैं। उन पंक्ति में आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि विराम का संबंध जो है वो प्रत्यय के साथ में है, और अभ्यास तो फिर बाद में दोनों के साथ में जुड़ता है, न कि केवल विराम के साथ जुड़ता है। अगला प्रश्न जिन पे हम चैलेंज कर सकते हैं घेरंड संहिता का ही है। घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योगाभ्यास कफ विकार, एक तो पार्ट ये है कि उपचारों में सहायक होते हैं तथा दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर योगाभ्यास बताने हैं जो दोनों में काम करते हैं, कफ विकार में और दिव्य दृष्टि में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो वातसार, वारिसार इनका लाभ नहीं है। तो इन्होंने जो ऑप्शन स्वीकार किया है वो नेति और खेचरी, ये दो पार्ट आपके स्वीकार किए हैं। लेकिन नेति का तो ठीक है, नेति का लाभ है आपका, कफ विकार भी है, दिव्य दृष्टि प्रदान करना ये भी है। लेकिन खेचरी की मुद्रा के ये लाभ नहीं है, ना तो कफ विकार वाला लाभ है उसका, न ही दिव्य दृष्टि वाला लाभ है। ये खेचरी मुद्रा के लाभ हैं जो मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं आपके। इसमें कहीं पर भी आपका ना तो दिव्य दृष्टि वाला पार्ट है, न ही कफ वाला पार्ट है। तो ये पार्ट भी आपका गलत है, इस पर भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इसमें नेति वाला ऑप्शन ठीक लगता है। नेति के अलावा और कोई पार्ट ऐसा नहीं जिसमें कफ विकार और दिव्य दृष्टि वाला पार्ट होगा। अगला प्रश्न आपका ये कृकल उपप्राण के फंक्शन के बारे में है, कार्य के बारे में है। तो इसका जो आंसर इन्होंने स्वीकार किया है, प्रिवेंट सब्सटेंसेस पासिंग अप द नेसल पैसेज
एंड डाउन द थ्रोट। मतलब एक ये प्राण क्या करता है कि जो भी हम भोजन खाते हैं करते हैं उसको जो नेज़ल कैविटी है, नेज़ल पैसेज है, उसमें जाने से रोकता है या नीचे थ्रोट में जाने से रोकता है। तो एक ऐसा पार्ट बताया। लेकिन जो हम ऑथेंटिकेशन अगर देखते हैं प्रमाण की दृष्टि से, तो जितने भी आपके हठ योग के ग्रंथ हैं या योग उपनिषद हैं, जहाँ जहाँ भी आपके इस क्रिकल की या क्रिकल की चर्चा की गई है, उसका कार्य क्षुत करा ऐसा बताया जाता है लगभग सभी में ही। और क्षुत बोलते हैं आपकी बुभुक्षा को, भूख को। तो भूख को बनाने वाला जो कार्य है आपका, वो आपका क्रिकल उपप्राण का स्वीकार किया जाता है। और भूख का करना तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लोअर या आपका जो जूसीज हैं आपके डाइजेस्टिव जूसीज, उनसे संबंधित है, न कि आपके किसी मतलब न कि किसी सब्सटेंसेस को रोकने करने की दृष्टि से इसका यूज़ होता है। तो उस दृष्टि से मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन चैलेंज किया जा सकता है उन सब प्रमाणों को दिखाते हुए कि क्रिकल का जो कार्य है वो तो क्षुत्कर के रूप में है और वो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर नहीं दिया गया है। तो इस दृष्टि से इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाए, ऐसा आप वहाँ पर लिखकर चैलेंज कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स थे इस क्वेश्चन पर भी कुछ आपत्ति दर्ज करा रहे थे कि पाइवट जो जॉइंट है वो कहाँ पर होता है आपका। तो पाइवट जॉइंट जो होता है आपका रेडियस और अल्ना, जो फोर आर्म की आपकी जो बोन्स हैं उनके बीच में होता है। तो वो एल्बो के पार्ट पे पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो एल्बो जॉइंट उसका आंसर होगा और यही उन्होंने स्वीकार भी किया है। लेकिन एक कोहनी वाला जो पार्ट एल्बो का, वो ह्यूमरस और इधर फोर आर्म के साथ जो जॉइंट है आपका अल्ना के साथ में, तो उसके साथ भी बनता है। तो उस दृष्टि से कोहनी पूरी तरह तो अगर कहें तो वही है, ह्यूमरस वाला जो पार्ट है आपका और साथ में अल्ना के साथ जो जॉइंट है वो। लेकिन अब इन्होंने वो पार्ट स्वीकार नहीं किया वो पार्ट, और इन्होंने रेडियस और अल्ना के रूप में वो पार्ट कहा है फोर आर्म वाला। तो आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कम संभावना लगती है कि वो स्वीकार करें उस चीज़ को। फिर भी प्रयास किया जा सकता है चैलेंज करके, क्योंकि लगभग वो नज़दीक में ही है। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका ये मणिपुर चक्र के संदर्भ में है आपका कि मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है रम, तो उसके बारे में पूछा इन्होंने कि वो जो बीज मंत्र रम है वो इनमें से किसका संकेतक है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन लिखे इन्होंने, मुक्ति मार्ग है, गतिशीलता है, अस्तित्व का चेतन आयाम, और उन सब में से इन्होंने जो स्वीकार किया आपका वो बी और डी, मतलब गतिशीलता स्वीकार किया है आपका और अदम्य सहनशीलता स्वीकार किया है। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐसा हो जिसमें ये बताया गया हो कि मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र रम है उसके जागृत होने से ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक सब्जेक्टिव पार्ट है, किसी व्यक्ति की अपनी सोच है, उस सोच के आधार पर उन्होंने ये सब पार्ट मुझे लगता है दिया है। अगर कोई आपके पास इस तरह का प्रमाण हो जो इससे अलग हो और आप प्रस्तुत कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन सोर्सेज का हो या कोई बुक का हो, तो इस पे आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। ट्रेडिशनल टेक्स्ट जितने भी हमारे सिलेबस में लगे हैं या मेरी जानकारी में अतिरिक्त हैं, तो उन सब के आधार पे मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि बीज मंत्र रम के जागृत होने से ये सब पार्ट आपके प्राप्त होते हैं और चीज़ें प्राप्त ना हो। तो और भी पार्ट हो सकते हैं, तो देख सकते हैं अगर आप इस पे कुछ मिले, अगर आपको कोई पार्ट ऐसा, तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका ये है जहाँ पे उन्होंने पंच तन मात्रा के एट्रीब्यूट्स या जो गुण हैं उन गुणों का क्रम पूछा है। तो ये भी एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं कैसे उन्होंने ये ऑप्शंस बना रखे हैं। पंच तन मात्राएं हमें पता है कौन कौन सी होती है, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि करके। तो जो 5 महाभूत जिससे उत्पन्न होते हैं वे सब 5 तन मात्राएँ हैं। जैसे अग्नि महाभूत को उत्पन्न करने वाली रूप तन मात्रा हो गई आपकी, या पृथ्वी को उत्पन्न करने वाली गंध तन मात्राएं हो गई। तो जो कॉमन प्रचलन है उस प्रचलन की दृष्टि से तो जैसे गंध तन मात्रा का गुण गंध ही हो गया आपका, रूप का रूप ही हो गया, ये थोड़ा इससे मिलती जुलती व्याख्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो पार्ट यहाँ पे दिया गया है
तो ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है मेरी दृष्टि से। अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं, जैसे फिजिकल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल प्रेशर। अब जो ऑप्शन इन्होंने स्वीकार किया है CAEDB, तो क्रम जो पूछा है इन्होंने मुख्यतया, क्रम जो होता है दो तरह से कर सकते हैं, या तो पृथ्वी से आकाश की तरफ कर सकते हैं या आकाश से पृथ्वी की तरफ कर सकते हैं। तो सी वाला जो पार्ट है या तो आकाश से संबंधित होगा या पृथ्वी से संबंधित होगा। और सी पे फिजिकल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन वाला जो फिजिकल एनर्जी का पार्ट है आकाश से तो उतना मुझे जुड़ता हुआ नहीं लगता है, तो पृथ्वी से में भी हो सकता है। फिर ए वाला पार्ट आपका अगर हम पृथ्वी से कर रहे हैं तो अगला जल का आना चाहिए, फिजिकल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल प्रेशर। अब जल के संदर्भ में मैकेनिकल प्रेशर वाला पार्ट उतना उचित नहीं लगता है। तो ये सब जो चीज़ें दी गई है ना आपस में इंटर रिलेट हो रही है। मैकेनिकल प्रेशर आपका पृथ्वी पे भी जा रहा है आपका, या और पार्ट पे भी जा रहा है, तो मैच नहीं हो रहा है, पता नहीं किस तरह से पूछा है। तो किसी को अगर कोई टेक्निकल जानकारी हो तो इस पर भी आपत्ति दर्ज करा सकता है। कुछ विद्यार्थी इस प्रश्न पर भी आपत्ति कर रहे थे। यहाँ पे कथन कारण का पार्ट है कि प्राणायाम के अभ्यास से सभी रोगों का क्षय हो जाता है। तो वैसे तो कोई पंक्ति ऐसी पढ़ने में नहीं आती है कि प्राणायाम के अभ्यास से सभी रोगों का क्षय हो जाए। जो हठ योग के या योग उपनिषद के ग्रंथ हैं वहाँ पर तो रोगों का क्षय हो जाना आसन के संदर्भ में है। आसनेन रुजम हन्ति, तो आसन के द्वारा रुज बदले रोग को, आसन के द्वारा रोगों का हनन होता है और प्राणायाम के द्वारा पापों का नाश होता है, ऐसा पार्ट आपका आता है। फिर भी वहाँ पे योग दर्शन में प्राणायाम के दो लाभ दिए जाते हैं। तत् क्षीयते प्रकाशावरणम धारणा सुच योग्यता मनसः, तो धारणा वाला पार्ट तो रिलेट नहीं होता है। प्रकाशावरणम, तो प्रकाश का आवरण होता है रजस और तमस, और रजस जितने भी रोग हैं हमारे शरीर में वे रजस और तमस से ही रिलेटेड होते हैं। तो उस दृष्टि से अगर चाहे तो थोड़ा सा संगति लगानी पड़ रही है। तो प्राणायाम के अभ्यास से सभी रोगों का क्षय हो जाता है, ये सही पार्ट है। और कॉमन सेंस से भी देखिए प्राणायाम का अभ्यास करने से रोगों का क्षय होता है। थोड़ा सभी लिखा है तो ये एक्सट्रीम हो गया, उतना नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, रोगों का क्षय हो जाता है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन सभी रोग हो जाना ये थोड़ा सा एक विचारणीय पार्ट है, क्योंकि सभी रोगों का क्षय प्राणायाम से नहीं हो पाता है। तो इस बात को यदि हम सत्य स्वीकार करते हैं कि हाँ हो जाता है, तो उसके कारण के रूप में फिर दिया श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करना प्राणायाम है। तो ये पंक्ति अपने आप में तो ठीक है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, जो योग दर्शन में प्राणायाम की परिभाषा दी है कि श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करना, तो उस हिसाब से तो ठीक हो गई है। लेकिन कारण तो नहीं है, क्योंकि पहली पंक्ति में कहा है कि रोगों का क्षय होता प्राणायाम से। तो अगली पंक्ति ऐसी आनी चाहिए थी कि प्राणायाम से रोगों का जो क्षय होता है इस कारण से होता है, तो अगली पंक्ति कारण के रूप में बतानी चाहिए थी। लेकिन अगली पंक्ति में केवल परिभाषा मात्र दी है कि श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करना प्राणायाम है। तो कारण वाली दृष्टि से तो नहीं है, वो पार्ट तो मुझे सही लगता है। लेकिन एक एक्सट्रीम वर्ड जो सभी यूज किया है, अगर आप इस पे आपत्ति दर्ज कराना चाहें तो आप देख सकते हैं। पता नहीं वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये विदित है, सर्वविदित है कि सभी रोग, जितने भी रोग हैं उन सबको क्षय करने के लिए प्राणायाम सफिशिएंट नहीं है, ये नहीं है। तो ये संशय उत्पन्न करता है। ये तो सब जानते हैं कि प्राणायाम से रोगों का क्षय होता है, लेकिन जैसे सभी वर्ड पढ़ते हैं तो एकदम से संशय होता है सभी रोगों का होगा। अब प्रश्न बनाने वाले ने सभी को मोटा मोटा यूज़ कर दिया, भाई चलो भाई थोड़े भी हो रहे हैं तो सभी यूज़ कर दो। लेकिन जो हम स्टूडेंट्स हैं हमें थोड़ी पता लगेगा कि उसने मोटे मोटे के रूप में यूज़ किया है या पूरा ही यूज़ किया है। तो ये वर्ड थोड़ा सा गलत है यूज़ करना। तो अगर यूज किया है तो उसका जो मीनिंग है सभी मतलब ऑल, वही लेना चाहिए, और उस दृष्टि से ये गलत है। तो आप चाहे तो डाल सकते हैं, एक अच्छा पार्ट है आपका ये, सभी वाले वर्ड पर फोकस करके डालिएगा तो ज़्यादा शायद उसमें भी कंसीडर कर सकते हैं। एक प्रश्न ये है, इस पे भी विचार किया जा सकता है, प्रमाण तो मैं नहीं दे पाऊँगा क्या है, और आप अगर देखना चाहें जिनको जानकारी हो तो वो विचार कर सकते हैं। यहाँ पे मैचिंग दी है योग निद्रा, डीप स्लीप, अवेक, ड्रीमिंग स्लीप, इन सब के अलग अलग कुछ स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पर मैच करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे जैसे योग निद्रा का विजनरी स्टेट स्वीकार किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका सी है अवेक, उसके लिए सेंसरी अवेयरनेस, ये भी ठीक है, जागते हुए हम सेंसेस का अवेयर रहते हैं। जो ज़्यादा पार्ट लगता है वो डीप स्लीप और ड्रीमिंग स्लीप, तो इन दो पे मेरा पार्ट है। जैसे ड्रीमिंग स्लीप के लिए इन्होंने दिया है सेकंड वाला पार्ट,
सप्रेस्ड फियर एंड डिज़ायर, कि जो आपका फियर है, जो डिज़ायर, वो आपकी सप्रेस्ड हो जाती है, दमित हो जाती है। लेकिन जो ड्रीमिंग का पार्ट रहता है उसमें भी इमोशंस जो हैं, आपकी इच्छाएं जो हैं वो उभरती हैं, डर भी उभरता है आपका, इच्छाएं भी उभरती हैं, अलग अलग प्रकार के जो भावनाएं हैं वे भी उभरती हैं, वे सप्रेस्ड नहीं होती है, ऐसा मैं विचार करता हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी इस बारे में या कोई प्रमाण हो या कोई बात ऐसी लग रही है कि जो गलत हो, उसके लिए आप कोई प्रमाण दे सकते हो, तो आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। यदि किसी को ऐसा कुछ पार्ट मिलता है तो जो मैंने यहाँ पे बीच में विचार करने के लिए रखे हैं, जो कन्फर्म मैंने बता दिए हैं, उन कन्फर्म के लिए तो आप कोई प्रमाण अगर आप जानना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट के माध्यम से मैं आपको सेंड कर दूंगा। और जिनके बारे में मुझे पे भी प्रमाण नहीं है, बस मुझे एक संशय रखा है, अगर आपके पास कोई प्रमाण मिलता है उनके बारे में तो आप प्लीज़ दूसरे व्यक्तियों के लाभ के लिए आप कमेंट्स के अंदर आप दे दीजिएगा, जिससे और व्यक्ति भी उस पर चैलेंज कर पाए, तो मजबूत हो जाएगा उनको ड्रॉप करने में या कुछ और आंसर करने में, उनको विचार करने के लिए एक मजबूत पार्ट रहेगा, प्रेशर रहेगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से उस चीज़ को बता दीजिएगा। तो बस इतने ही पार्ट थे आपके जो मेरी तरफ से विचारणीय थे। और यदि मैं प्रश्न का थोड़ा सा बस एक इवैल्यूएशन मैं करना चाहूँ कि जो योग का प्रश्न पत्र था उसमें कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बनाने योग्य नहीं हैं, अजीब से प्रश्न बना रखे हैं। जैसे किसी की एड्रेस पूछ लिया, सत्कार्यवाद की जो कारिका है उसका एड्रेस पूछ लिया, सातोस्मिन पर प्रेम रूपा का एड्रेस पूछ लिया, जहाँ पे क्रम नहीं है ज़बरदस्ती क्रम बना दिया। तो मेरा एक निवेदन है, अगर कोई इस तरह के प्रश्न बनाने वाले हो तो प्लीज़ ऐसे प्रश्न बनाएं कि जो उचित प्रश्न के रूप में बनते हैं। ज़बरदस्ती प्रश्न बनाने वाला जो पार्ट है वो उचित नहीं होता है। और दूसरा, जो सब्जेक्टिव अप्रोच है प्रश्नों के अंदर उसको हटाया जाए, जो प्रमाणित है आपका, आप विचार कर रहे हैं वैसा वो नहीं, शास्त्र के माध्यम से या साइंस के माध्यम से जो स्वीकार किया जाता है उन्हीं चीज़ों को रखा जाए। सब्जेक्टिव अप्रोच को या व्यक्तिगत जो आपकी सोच है उनको थोड़ा सा अलग किया जाए, क्योंकि व्यक्तिगत सोच के बारे में बाकी लोग अवेयर नहीं होते हैं। हम तो जानते हैं, लेकिन अन्य जो विद्यार्थी है वो तो उन्हीं चीज़ों को जानेंगे ना जो प्रचलन में हैं, जो शास्त्रों में हैं, जो रिसर्च आदि में आ चुकी हैं, जो पब्लिक हो चुकी है, उन चीज़ों को जानेंगे। तो उन्हीं चीज़ों को ही प्रश्न के रूप में दिया जाना चाहिए। फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रश्न ज़्यादा, मतलब 10-12 प्रश्न थे ऐसे कि जो कठिन थे, हार्ड थे, फिर भी आप 80 या 80+ क्वेश्चंस, कुछ तो डायरेक्ट थे बहुत इजी और कुछ को कॉमन सेंस के आधार पे आप ठीक कर सकते थे। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को डील कर सकते थे इसमें। जिनको ये लग रहा हो कि ये तो पेपर बहुत हार्ड था, योग का पेपर हम कैसे कर पाएंगे, तो उनके लिए पार्ट है। दूसरा, एक मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि अब जो प्रश्नों की फॉर्मेशन आ रही है उसमें संस्कृत का बहुत यूज़ कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो सोचते हैं कि जैसे कोई हिंदी का या संस्कृत का वर्ड आया तो उसका जो इंग्लिश वर्जन होगा उसको देख के हम उसका मीनिंग समझ लेंगे। लेकिन अभी इन्होंने बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिए हैं जहाँ उसका इंग्लिश वर्जन नहीं देते, उसी संस्कृत को ही इंग्लिश में वैसी के वैसी ही लिख देते हैं। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद के 2 प्रश्न आए, गीता के प्रश्न आए, और भी हैं। तो उससे आपको संस्कृत के वर्ड को समझने के लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पेपर को हार्ड बनाना है। उनको हार्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रश्न को रिपीट करेंगे तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। तो प्रयास यही कर रहे हैं कि कुछ तो ये तो अजीब अजीब प्रश्न पूछें या ऐसे प्रश्न उठाएं बुक्स के अंदर जिन पे बच्चों का फोकस नहीं जाता है। ज़्यादातर कोई पंक्ति है सिंपल, उसको उठा लिया। जैसे शिव संहिता का प्रश्न पूछा था कि शिव और शक्ति को क्या कहा जाता है। यद्यपि हमने पढ़ा था क्लास के अंदर ये, लेकिन वो पंक्तियों के रूप में है तो बच्चे उतना फोकस नहीं करते हैं उन चीज़ों पे, और वो निकल जाता है कि शिव है आपका बिंदु है, रज जो है आपकी शक्ति है। तो ऐसे पार्ट पे भी कठिन था। और दूसरा जो कठिन पार्ट है वो संस्कृत के टेक्स्ट डालना, संस्कृत की पंक्तियाँ डाल देना, इधर की बातें उधर की बातें कर करके। तो इसलिए आपको अच्छी स्तर पे तैयारी करनी पड़ेगी। फिर भी ये प्रश्न पत्र उतना कठिन नहीं है कि इसमें 80 के आसपास ना आ सके, लेकिन 80 वही ला पाएगा जिसने अच्छी तैयारी की हो। जिसकी अच्छी तैयारी नहीं है उसके लिए काफ़ी कठिन है, क्योंकि सामान्य प्रश्न आजकल नहीं आते हैं। और बात रही फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में मेरी दृष्टि से कोई भी चैलेंज का क्वेश्चन नहीं है, मुझे ठीक लग रहे हैं।
कुछ बच्चों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी, कुछ मेटानीम्स पे थी। तो मेटानीम्स के लिए तो मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि जिससे मैं उसको गलत कह सकूं, तो मैं अक्षर उसमें नहीं हूं ऑथेंटिक या मैं उसको बता सकूं। आप विचार कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था मेटानीम्स का। एक कुछ लोग फिशिंग या उसके लेके भी प्रश्न बता रहे थे कंप्यूटर का, उस पर भी आप विचार कर सकते हैं। मैंने अपने टीचर से कंसल्ट किया था, तो कह रहे थे कि ठीक है वो उत्तर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको कोई प्रमाण मिलता है उसके संदर्भ में कि वो जो डेफिनेशन दी गई है वो फिशिंग की होनी चाहिए, तो आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट पेपर भी इजी था कंपैरेटिवली, अगर मैं पहले की देखूं तो इजी था। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट आए हुए थे, आपके जो पढ़े हुए थे उसमें से डायरेक्ट थे। रिसर्च के भी थे, हायर एजुकेशन का काफ़ी बड़ा पार्ट था, एनवायरनमेंट का भी था, टीचिंग, मतलब सब। लॉजिकल रीजनिंग के तो पांचों के पांचों ही आपके पढ़े हुए पार्ट थे, आप आराम से कर सकते थे। चलो फिर भी जो हुआ, आप इनको जल्दी से जल्दी चैलेंज कर दीजिएगा। और उसके अलावा भी कोई प्रश्न आपको ऐसा लगता है कि जिस पे मैं ध्यान ना दे पाया हूँ, आपका ध्यान गया हो और जिस पे चैलेंज किया जा सकता हो और आप मेरा सुझाव चाहते हो, तो आप बात कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो भी होगा सुझाव मैं देने का प्रयास करूँगा। तो आप लोगों को इतना ही। ओम शम।